अभी तक हमने जो कहानी देखी है, वेव्स की हमने दो वो बनाई थी, दो कैटेगरीज बनाई थी। एक हमने वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया था इन टर्म ऑफ एनर्जी, कि वेव जो है इन टर्म ऑफ एनर्जी या तो प्रोग्रेसिव वेव होगी या स्टेशनरी वेव होगी। सही, हम दोनों देख चुके हैं। सही है। फिर उसके बाद हमने वेव कहा था कि अगर हम मीडियम को सेलेक्ट करें तो वेव हमारे पास जो होगी वो मैकेनिकल वेव होगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, या मैटर वेव होगी, राइट। और हमने मैकेनिकल वेव के अंदर फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों को समझ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितना कॉन्सेप्ट सिलेबस में है, वो हमने समझ लिया, ऑल दो वो कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, बट वो हमने समझ लिया। सही है। मैटर वेव पूरी की पूरी A2 के अंदर है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं देखनी। सही है। सो यहाँ तक हमने वेव्स को पकड़ा। सही है। वेव्स के अंदर एनर्जी को देखा, प्रोग्रेसिव वेव, एनर्जी के अंदर प्रोग्रेसिव वेव जो थी उसकी हमने ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ ली। फिर स्टेशनरी वेव, उसकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल देख ली, एंड ये सारी चीजें अब हम देख चुके हैं। सही है। और यहां तक हमने जितना भी काम किया, ये एक वेव को लेकर था। सही है, कि एक वेव आ रही है, उस एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस एक वेव का जो है वह वेव लेंथ क्या होगी, और उस एक वेव को अगर आप CRO पे देखो तो कैसी दिखेगी, उस एक वेव को अगर आप जो है फर्दर एनालाइज करो, कुछ भी करो, तो जैसे भी दिख रही होगी वो एक वेव की कहानी थी। सही है। सो यहाँ तक हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी थी एक वेव को लेके। सही है। अब यहाँ से आगे जो हमारी जिंदगी शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है दो वेव्स को लेके। ओके। और ये जिंदगी बड़ी गंदी जिंदगी है। सही है। और ये जिंदगी A2 के अंदर है। सही है। और AS के अंदर है, सिर्फ A2 के अंदर इसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। सही है। एंड नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। एक सेकेंड तो मूव टू ट्रैश। तो तुम्हारे पास जो है, ये एक तुम्हारे पास जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अभी समझना है। सही है। सुपरपोजिशन का। अच्छा, अब देखो प्लीज, सबसे पहला काम, जितनी आवाम बैठी हुई क्लास में, किसी एक को यहाँ पे देखने की इजाजत नहीं है। सारे कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे। सारे जो है वो सारे जो है वो कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे, और सारे जो है वो एक एक चीज लिखोगे। जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, जो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, सब चीजें लिखोगे, क्योंकि देखो ये टॉपिक थोड़ा सा गंदा सा है। अगर तुम नहीं लिखोगे तो तुम जो है वो फंस जाओगे फिर। तो इसीलिए प्लीज लिखते रहना, वरना फिर जो है ना मसला होगा। सही है। ओके सर। सही हो गया। ओके, आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके। सो आज का जो दिन है वो हमारा है, जुम्मा हम अपना पूरा ज़ाया कर रहे हैं। सही है। 2025, 25। सही है। ओके। अच्छा जी। सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सही। अच्छा देखो, इसका जो है ना, नॉर्मल रियल लाइफ में कोई वो नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। सही है। हाँ, अगर तुम जो है, आए ज़्यादा लेट हो गई। अच्छा, अगर तुम जो है एक्सट्रीम लेवल की फिजिक्स के अंदर घुसोगे ना, जो कि अगर तुम्हारे शौक हैं, ऐसे गंदे गंदे शौक तुम रख रहे हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर तुम्हारा मसला है। सही, वो तुम खुद निपटना होता है। लेकिन फिर उसमें जाके जो है ना ये सुपरपोजिशन ऑफ द वेव आएगी, राइट। ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट में जो है ना, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव की मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, तुमने जरा जरा मुझे मेरा साथ देना जरा। तुमने देखा है कि गाड़ी जब दूर से आ रही होती है तो उसकी जो दो लाइट हैं वो एक अपीयर हो रही होती है, ऐसा तुम लोग ने ऑब्जर्व किया है? लेकिन जब यस वो सर। करीब आती है तो फिर वो दो अलग अलग हाँ। लाइट बन जाती है, राइट। ऐसे ही यस होता है। सर। यस। ये सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। सही है। इसी तरीके से तुम्हारे पास स्पीकर लगे होते हैं। सही है। तुमने किसी ने अपनी टोपी उतार दी और तुमने कहा चलो चलते हैं, आज चलते हैं। सही है। आज है ना फुल डिस्को पार्टी करेंगे। अब वहां पे जाओगे तो वहां पे जितने भी स्पीकर लगे हुए होंगे, उनसे जो जो आवाजें आ रही है तुम्हारे पास खुराफात की, तो वो तुम्हारे पास जो है क्या होके आती है, तुम्हारे पास सुपर इम्पोज होके तुम्हें दिख रही होती है, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन का। सही है। तो मैं रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी जगह पे दिखेगा, बट तुम्हें पता नहीं हो रहा होता, पता नहीं चल रहा होता कि ये सुपरपोजिशन ही है। सही है। लेकिन इसका ज्यादातर जो मेन काम है ना, वो एक्चुअल अगर आप तुम फिजिक्स के अंदर डीप डिग इनटू द फिजिक्स करो ना, मैकेनिकल फिजिक्स, वो भी तो तुम्हें वहां पे जाके जो है ना ये सारी चीजें मिल रही होंगी। सही है। तो आ जाओ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा,
इस चैप्टर को बाय द वे, अगर तुम, ये चैप्टर फिजिक्स का ही चैप्टर, फिजिक्स का ही पार्ट है, यानी वेव्स का ही पार्ट है, सही है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, अगर तुम वो देखो, अगर तुम इसके अंदर जो है ना इसका, तुम थ्रेशोल्ड देखो, तो वेव्स के अंदर जो है ना एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, तकरीबन 6 to 7 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होता है इसके अंदर सुपरपोजिशन का, सही है। 6 to 7 मार्क का इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, सही है। 6 to 7 मार्क आपको मिलेगा P2 के अंदर, सही है। इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, सही है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। और दूसरा इसका जो होता है एमसीक्यू के अंदर, अगर तुम बात करो, तो एमसीक्यू के अंदर तकरीबन 4 to 5 एमसीक्यूज जो होते हैं, 4 to 5 एमसीक्यूज वो इसी के होते हैं, सही है, पेपर 1 के अंदर। ये तुम्हारे पास है। और थ्योरी प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो कोई इसका रिलेशन नहीं है, यानी वेव से कोई भी चीज़ तुम्हें जो है ना वो थ्योरी के अंदर वो टेस्ट नहीं करने वाला है, ओके। अच्छा, इसके अंदर जो हमने देखना है, सुपरपोजिशन के अंदर जो चीज़ें हमने देखनी है, वो हमने पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है, और उसके बाद जो है हमने कुछ डेफिनेशन वगैरह देखनी है। हमने उसके बाद कॉन्सेप्ट देखना है फेज डिफरेंस का, फेज डिफरेंस, सही है, एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, सही है। एंड अच्छा, ये फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस के कॉन्सेप्ट बेसिकली टर्मिनोलॉजीज, वेव टर्मिनोलॉजीज के अंदर आता है। इसके अलावा मजीद मोनोक्रोमेटिक और डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें भी आ रही होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे जैसे कहानी चलेगी आगे तो हम उसके बताते रहेंगे, सही है। तो फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आगे अगर हम लेके चलें, उसी फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस की जो रिलेशन होगा मजीद, वो रिलेशन हमारे पास हो जाएगा फिर उसके अंदर, यंग्स डबल स्लिट के अंदर, यंग्स डबल स्लिट, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट है, सही है। यंग डबल स्लिट है ना, SLI। जी, SLIT, सही। अच्छा, ये हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है, सही है। इसके अंदर से जो ये वाली जो चीज़ है ना, वो तुम्हारे पास फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का वेटेज बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब पूरे पेपर में तुम्हें 1 या 2 नंबर का मिलेगा, सही है। लेकिन इसके अंदर ख्वारी बहुत ज्यादा है, सही है। बाकी यंग्स डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन की रेटिंग तुम्हें ज्यादातर मिलेगी, सही हो गया। तो ये है, सही। अच्छा, मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ कि प्लीज जो जो चीज़ आ रही है वो लिखते जाना, सुनना नहीं, सिर्फ सुन सुन के सुन हो जाओगे, क्योंकि ऐसा सुन कर देगा चैप्टर, ओके। तो लिखते जाना जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, सही है। अच्छा, यहाँ से पहले हमने जो भी बात की थी वो एक वेव को लेके बात की थी, राइट। अब हमारे पास आने वाली है 2 या 2 से ज्यादा वेव, राइट। क्योंकि जो सुपर पोजिशन होती है, वो उसके लिए आपको 2 वेव चाहिए, एटलीस्ट 2 वेव चाहिए, या 2 से ज्यादा वेव चाहिए, सही है। तो हम अपने पूरे सिलेबस के अंदर एटलीस्ट पे रहेंगे, और 2 वेव पे लेंगे, 2 वेव को लेंगे। 3 वेव बहुत कम कभी कभार एमसीक्यू में आती हैं, सही, लेकिन 2 वेव मेनली हो रही होती है, सही। इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, वरना जो है ना वो चीजें कुछ डिफिकल्ट हो जाएंगी, सही है। तो सुपर पोजिशन 2 या 2 से ज्यादा वेव्स के साथ पॉसिबल है, राइट। सुपरपोजिशन एक वेव के साथ नहीं होगी, अगर एक वेव के साथ तुम कर रहे हो तो फिर उसी का इंसिडेंट और उसी की रिफ्लेक्टेड वेव होनी चाहिए, तब वो सुपर इम्पोज हो रही होगी, सही है। अदरवाइज वो नहीं होगी, सही है। तो 2 वेव या 2 से ज्यादा वेव सुपरपोज होंगी, तब जाके सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 चीजों को, 2 वेव्स को देखना है, सही है। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो इसके ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख लो, उसके बाद आगे कहानी शुरू करते हैं, सही है। वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो सर याद थोड़ा सा रखना। ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वो हेडिंग क्या थी वो मैं भी अरे आया नहीं। यार ऐसा है, आजा तो आजा देख, सुपर पोजिशन। अच्छा जी, अब देखो सुपर पोजिशन ऑफ द, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आती है, बहुत प्रिसाइज तुम्हें लिखना होगा, थोड़े से बंद मारोगे नंबर जाएंगे, ओके। सो तुम्हारे पास है, व्हेन टू वेव्स मीट, ओके, या फिर ओवरलैप, ओवरलैप, ओके, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
will be the algebraic sum of two individual waves displacements. सही है। देखो अभी ये चीज़ें यहाँ पे जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सही है। when two wave meet, overlap, superimpose, सही interfere, the resultant display, यहाँ पे तुमने resultant displacement लिखना है। कुछ लोग resultant wave लिखते हैं या लिखवाते हैं। ओके, प्लीज ऐसा मत करना, resultant displacement लिखना, अदरवाइज ये नंबर कटेगा इसका। ओके, so resultant displacement will be the algebraic sum लिखना चाहो algebraic sum लिख लो, ये normal just vector sum लिखना चाहो vector sum लिख लो, तो भी काम हो जाएगा। सही है। algebraic sum या vector sum मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट, और उसके अंदर डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर सम का मतलब, ये algebraic sum का मतलब ये होता है कि तुम प्लस माइनस साइन के साथ उसको जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सही है। और अच्छा जी, विल बी द algebraic sum ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। सही है। यहाँ पे भी तुम्हें जो है ना ये टू इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट, ये तुमने ये काम करना होगा। ओके, ये दो चीजें तुमने मेंशन करनी होगी। सही है। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है कि ये तो मैंने तुम्हें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बता दिया। सही है। अब जो दो वेव होंगी, वो दो वेव आपके पास जो है किस तरह से मीट कर सकती हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। सही। हम दो से ज्यादा वेव की बातें नहीं करने वाले, हम सिर्फ दो वेव की बात कर रहे हैं। सही। तो अगर दो वेव होंगी, तो वो दो वेव किस तरह से मीट कर सकती हैं, हमने उनको पहले समझना है। सही। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन ये रट्टा लगा लो, हिफ्स कर लो इसको। ये जहां जहां पे भी पेपर में आएगी, बहुत दफा आती है, जहां जहां भी पेपर में आएगी इन्हीं अल्फाज के साथ लिखना। ओके, खैर। अब जो दो वेव होंगी, टू इंटरफेयरिंग वेव्स। अब देखो वो दो इंटरफेयरिंग वेव ना, उनकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही पाथ पे हो। सही है। और वो मीट हो जाए। सही है। जैसे कि मान लो कि ये पाथ है। सही है। ये पाथ है। सही है। और एक वेव जो है वो यहाँ से आ रही है। सॉरी, एक वेव जो है वो यूं चलती हुई आ रही है। सही है। और उसका ये डायरेक्शन है। सही है। और दूसरी वेव जो है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया। सही है। और दूसरी वेव अगर हम बना दें, कोई और कलर से बना दें अगर, सही है, तो दूसरी वेवलेट से ये आ रही है। सही है। लेट से यहाँ से बना देते हैं। सही, ये दूसरी वेव हो गई। सही है। ओके। सही है। और ये चली गई यहाँ तक। सही। सो ये हमारे पास दो वेव हैं। ये दो वेव में भी इस तरह से हो सकती है। सही। एक ही पाथ पे दो वेव चल रही है। सही, एक ही पाथ पे दो वेव चल रही। और अब जब एक ही पाथ पे दो वेव चल रही हैं, तो इनका जब ये इंटरफेयर करेंगी या ओवरलैप करेंगी, तो आपको क्या दिखेगा। एक कॉन्सेप्ट ये। सही, दो वेव एक ही पाथ पे चल रही। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि दो वेव जो है अलग अलग पाथ पे चल रही हैं और वो किसी एक पाथ पे आके कन्वर्ज हो रही है। सही है। दो वेव अलग अलग पाथ पे चल रही। लेट से एक पाथ जो है वो आपके पास है, एक पाथ ये है। सही है। और एक पाथ ये है। सही है। कि दो पाथ है आपके पास। सही है। और लेट से एक वेव है पी, जो कि यहाँ से जनरेट हुई। सही है। और एक एक सोर्स है जहाँ से वेव जनरेट हुई, और एक सोर्स है क्यू जहाँ से एक और वेव जनरेट हुई। सही है। और ये लेट से एक पॉइंट है आर जहाँ पे दोनों वेव मीट हो रही है। सही है। सो अब अगर हम बना लें, सही है, सो हमारे पास जो है ना ये एक वेव आ रही है। सही है। और सही, ये आगे बस एक वेव आ गई। हम्म, सही। अच्छा जी, लेट से दूसरी वेव अगर हम बना लें, दूसरी वेव अगर हम बना लें, इससे बना लेते हैं, ये वाले कलर से, टील से।
सही है, वो यूं आई। सही है। अब ये दो वेव है, पॉइंट पी और आर से जनरेट, पी और क्यू से जनरेट हो रही है। सही है। मे बी पॉसिबल ये पी और क्यू जो है वो एक ही सोर्स से कनेक्टेड हो, अलग अलग सोर्स से कनेक्टेड हो। सही है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सही। बट ये जो है हमारे पास ऐसी आ रही है, और फिर जो है ना यहाँ पे आके ये इस तरह से मीट कर रही है। सही है। ये दो वेव हमारे पास होंगे। सही है। सो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एक केस ये हो गया, केस वन अगर आप इसको कह दो। सही है, केस वन, और इसको आप कह दो केस टू। सही है, केस टू। सही है। तो केस वन के अंदर दोनों वेव एक ही पाथ पे आ रही है, तो पाथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम पाथ पे आ रही है। सही है। और केस टू के अंदर दोनों वेव अलग अलग पाथ पे आ रही है, तो इनका जो है ना थोड़ा सा पाथ चेंज हो रहा है। सही है। तो यहाँ से आके जो है ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे वेव्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उन कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन उससे पहले उससे पहले हमने ना ये चीज समझनी है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, यानी जो जिस तरह से केस वन के अंदर जो दो वेव मीट कर रही हैं और केस टू के अंदर जो दो वेव मीट कर रही हैं, इनकी इनकी मीटिंग किस तरह से हो सकती है, हमने पहले ये समझना है। और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको आगे लेके चलते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, एक सेकेंड, मेरे पास है 97। सही है। चलें जी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई इंटरफेरेंसेस क्या होती है। सही है। और फिर उसके बाद जो है वो इसको आगे लेके चलेंगे। सही है। अच्छा देखो, एक चीज़ है सुपरपोजिशन, एक चीज़ है इंटरफेरेंस। बच्चे समझते हैं दोनों एक ही चीज़ है, ऑल दो एक ही चीज़ है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके, तो उसको ध्यान में रखना। पहले उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपको आगे लेके भी चलेंगे। सही है। अच्छा जी। सो हमारे पास जो सुपरपोजिशन है ये इंटरफेरेंस है। सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ओके। तो ये जो सुपरपोजिशन है, इसके हमारे पास जो है ना, हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशन। सही है। या तो हमारे पास होगा, सही हो गया, एक केस, और हमारे पास हो गया दूसरा केस। अबे यार, सीधी सीधी लाइन नहीं बन पा रही इनसे। सही है। सो पहला केस हमारे पास है, जिसको हम सर। कहते हैं, बोलो कोई कह रहा है कुछ। जी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। टू इंटरफेयरिंग वेव्स कौन सी लिखवाएंगे सर आपने? क्या चीज? टू इंटरफेयरिंग वेव्स। बस ये लिखा है, जी। और कुछ नहीं लिखा है अच्छा ठीक है, केस यार। वन केस टू। ये थोड़ा सा बताइएगा सर, केस वन केस टू। बस केस वन के अंदर जो है दोनों वेव एक ही पाथ पे आ रही है, केस टू के अंदर दोनों वेव अलग अलग पाथ से आ रही है। सही, और एक पॉइंट पे मीट कर रही है। सही। ठीक ठीक। ठीक है तो ये सर। कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब, और सर हम हम बता रहे थे सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस एक ही होता है लेकिन अलग अलग तो अबे बताने वो तो दो। क्या? अच्छा। तो खैर, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की दो टाइप है। सही है। एक हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। एक हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है। अच्छा जी, इंटरफेरेंसेस के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमारे पास होता है। अगर तुम सुपरपोजिशन को देखो, सही है, तो सुपरपोजिशन के अंदर जनरल कॉन्सेप्ट, सुपरपोजिशन इज लाइक द जनरल टर्म। ओके। सही है। कि इसके अंदर कोई भी दो वेव किसी भी तरीके से ओवरलैप हो जाएंगी। ओके। कोई भी दो वेव किसी भी तरीके से ओवरलैप हो जाएंगी, या दो से ज्यादा वेव किसी भी तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे। सही है। सो इट इज अ जनरल प्रिंसिपल। सही है। ऑफ ओवरलैपिंग, कि कोई भी दो वेव किसी भी तरीके से ओवरलैप हो जाएंगी और कुछ भी बन जाएगा। सही है। लेकिन जो इंटरफेरेंस होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सुपरपोजिशन होती है, राइट। सो इंटरफेरेंस
इट्स सेल्फ अ सुपरपोजिशन, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है, राइट। और उसकी वजह से हमारे पास दो काम होते हैं, सही। इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास दो काम हो रहे होते हैं, जो कि सुपरपोजिशन हमारे पास, जो सुपरपोजिशन में हमारे पास नहीं हो रहा होता, सही। जो सुपरपोजिशन हमारे पास होता है, ये हमारे पास है जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट, सही। दैट इंक्लूड द इंटरफेरेंस एज वेल, ओके। लेकिन इंटरफेरेंस इटसेल्फ जो होगा वो क्या होगा, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ सुपरपोजिशन है, सही है। टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, ओके, वेयर overlapping combine to produce new amplitude, एम्पलीट्यूड, सही। अब वो जो न्यू एम्पलीट्यूड होगा, वो न्यू एम्पलीट्यूड लार्जर हो सकता है, या वो न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉलर हो सकता है, सही है। सो अगर तो न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो लार्जर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर तो न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉलर है, ये जीरो है, सही है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही है। ये आपके पास जो है, आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। आ जाओ भाई, अब देख लेते हैं। तो हमारे केस के अंदर या हमारे सिलेबस के अंदर आपको सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर चीजें कम है, तो इस वजह से सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट समवॉट सेम लग रहा होगा, सही हो गया। आप जरा देख लेते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद आगे कहानी लेके चलते हैं, सही है। तो अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो नहीं आती, डेफिनेशन नहीं आती, एक्सप्लेनेशन आती है, ओके। और उसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे वो मैं बता देता हूँ। when two when two um, or more waves generated in phase, सही हो गया, and overlap with a phase difference, with a phase difference of um, n times 360, okay, or and and the path difference of n lambda, ओके। ये हमारे पास एक केस हो गया, सही है। अगर तो हमारे पास टू वेव जनरेटेड इन फेज है, और अगर टू वेव जनरेटेड आउट ऑफ द फेज होंगी, सही है, तो उसके लिए फिर हमारे पास n+1/2 लैम्डा हो जाएगा उसका फेज पार्ट डिफरेंस, सही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सही है। और इसके अंदर कुछ चीजें चेंज करनी है, अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी पूछना नहीं कुछ, अभी सिर्फ लिखते रहो। अभी कोई चीज नहीं पूछना प्लीज, अभी मैं समझाऊंगा तो फिर पूछना उसके बाद। अभी सिर्फ अभी सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लो अपने पास, अभी कुछ पूछना नहीं, सही है। अच्छा जनाब, when two or more waves generated in phase and overlap with a phase difference of n, या आप कह लो कि 2n-1 times 180, okay, and the path difference of n/2 lambda, या आप कह लो कि n+1/2 lambda, ओके। ये तुम्हारे पास आ गई चीज, सही। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, आगे लेके चलते हैं तुम्हें कहानी। हम्म, अच्छा जी, अब देखो यहाँ हमने दो गंदी बातें की, सही है। एक गंदी बात ये है कि भाई हमारे पास हमने बोला कि भाई कोई ना कोई जो है ना इसका फेस डिफरेंस होगा, सही है।
फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। दूसरी चीज कि भाई पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सही। यहाँ पे भी हमने कहा कि भाई फेज डिफरेंस होगा या इन फेज होगा, क्या मतलब है इसका, फेज डिफरेंस होगा, सही है। और फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने समझना है, सही है। और साथ में जो है वो हमने पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना है, सही। ये हमने कुछ चीजें समझनी, अब आओ उसको समझते हैं, सही है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देना, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ देना, थोड़ा सा नीचे से लिखना, सही है। ओके। अब देखो, अगर तुम्हारे पास जो है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास दो वेव है, और उन दो, जब वो दो वेव ओवरलैप कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, सही है, तो उन दो वेव्स के एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं, सही है। और उनके एम्पलीट्यूड से तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है। सिर्फ एक या दो केस करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है, एक सेकंड, तुम्हारे पास जो है ना कॉन्सेप्ट ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है, अगर तुम्हारे पास इंटरफेरेंस हो रही है, हमने हमने बात की, देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जो ओवरलैपिंग है या जो इंटरफेरेंस है, उसके अंदर क्या होगा, न्यू एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा। उस नई एम्पलीट्यूड की वजह से नई इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो अब देखो क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि भाई हमारे पास जो होगा, लेट्स से एक वेव मेरे पास है, ओके, सो एक वेव मेरे पास आ रही है इस तरह से, सही है। और दूसरी वेव जो मेरे पास आ रही है, वो आ रही है, ये एक ही वेव, मतलब इसी का मैं जो है ना थोड़ा सा कंटिन्यूएशन बना रहा हूँ, ये मेरे पास आ रही है एक वेव, सही है। अच्छा, दूसरी वेव मैंने नीचे बना दी, ये मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे, तुम्हें पता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मार्क होती है, एक्स एक्सिस जो है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट का होता है, और वाई एक्सिस तुम्हारे पास जो है वो डिस्टेंस का होगा, सही। लेट्स से डिस्टेंस का हम ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, सही है। अच्छा जी, ये एक वेव हो गई। दूसरी वेव में बना रहा हूँ, दूसरी वेव में बना रहा हूँ, ये हो जाएगी ऊपर से, सही है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, सही है। एंड ये आ गई इस तरह से, सही है। और इसको भी थोड़ा सा यहाँ नीचे कर देते हैं, सही है। एंड सही है, ये हो गई ऊपर, ये हो गया सीधा, सही है। एंड लास्ट मेरे पास ये आ गई, सही हो गया। ये आ गई मेरे पास, दो वेव मैंने बना दी, एक ग्रीन है और एक जो है पर्पल तुम्हें दिख रही है, सही है। मैं तुम्हें इनके एम्पलीट्यूड मार्क कर देता हूँ, सही है। लेट्स से टू, सॉरी, 2, 4 एंड 6, ओके। सेंटीमीटर ले लो, जो भी लेना चाहे तुम ले लो, सही है। 2, 4 एंड 6, ओके। जो पी है, एक वेव को मैं दे रहा हूँ तुम्हें पी, सही है, दिस इज पी। एंड बाहर वाली क्यू, सही है, बाहर वाली क्यू, सही है। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों वेव मीट हो रही है। जब ये दोनों वेव मीट हो रही है, तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट बन रहा होगा। जब कोई ना कोई रिजल्टेंट बन रहा होगा, तो उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड आएगा नया। अब हमने क्या कहा था सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट में, कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी, वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके होगी, सही है। देख लेते हैं कैसे हो रही है। अगर तुम गौर करो वेव पे, इस पॉइंट को अगर तुम ले लो, इस पॉइंट को, सही है, तो पर्पल वाली वेव का इस पॉइंट पे है 2 का एम्पलीट्यूड, 2 का डिस्प्लेसमेंट, राइट। और आगे चले जाओ, तो इसी पॉइंट पे जो ग्रीन वाली वेव है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तकरीबन 3.5 का है, सही, 3.5 या 3.75 का है, राइट। सो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड अप कर लोगे तो तुम्हारे पास होगी 2 + 3.5, तो 5.5 हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से अगर तुम मैक्सिमम वाला पॉइंट देखो, तो एक 4 पे, एक 6 पे, राइट। तो रिजल्टेंट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो 4 + 6 करके आएगी, 10 आ जाएगी, सही हो गया। एंड सिमिलरली हर हर पॉइंट पे तुम ये काम कर सकते हो। तो जब तुम हर हर पॉइंट पे ये काम करोगे, तो तुम्हारे पास ओवरऑल जो आफ्टर इफेक्ट रिजल्ट तुम्हारे पास आ रहा होगा, वो तुम्हारे पास ये बन के आ रहा होगा। तुम्हारे पास एक वेव होगी, कि जो वेव जो है, सही है, वो तुम्हारे पास आ रही होगी इस तरीके से। कोई डार्क कलर चाहिए, ये दे दो, सही हो गया। 2, 4, 6, 8 और 10, 2, 4, 6, 8, 10, फाइन। ये तुम्हारे पास आ गया, सही है।
अच्छा, मुझे जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल सही से बनाना होगा, तो मैं जो हूँ थोड़ी सी लाइनें वाइनें बना लेता हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा सा शो ऑफ हो जाए। ये यहाँ तक एक वेव आनी चाहिए, सही है। इसका पीक इधर आना चाहिए, सही है। और अगली वाली वेव का पीक यहाँ पे आना चाहिए, सही है। और फिर उसके बाद जो है इसका ट्रफ यहाँ पे आना चाहिए, सही है। पर एक वेव बनाते हैं बस, सही है। तो इसका अगर एक वेव का रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करें, तो रिजल्टेंट हमारे पास जो ड्रॉ होके आएगा वो हमारे पास बन जाएगा, अरे मालिक, ये आ जाएगा इस तरीके का। सही हो गया, 2 4 6 8 10, ये आ गया। तो ये 8 है ना, नीचे होगा 10। और 2 4 6 8 और 10, सही। ओके, ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट वेव, सही है। और इसको अगर हम ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट वेव यहाँ पे, 2 4 6 8, और ये हो जाएगा 10, सही है। सो ये हमारे पास वन ऑफ द टाइप ऑफ द सुपरपोजिशन है कि जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, डिस्ट्रक्टिव ना कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसके अंदर दोनों वेव के क्रस्ट, दोनों वेव के ट्रफ एक साथ मीट करें, राइट। अगर एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ होता तो वो हो जाती डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, बट खैर, ये मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि जिसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही है और नया एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट। सो ये रिजल्टेंट वेव है आपकी, सही है। आपके पास जो है ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, सही है, विद न्यू एम्पलीट्यूड। ओके, वेव विद न्यू एम्पलीट्यूड। ओके, ये एक बात हो गई, सही है। अच्छा जनाब, और तुम्हारे पास इसी तरह से अब तुम किसी भी तरह से कर सकते हो। अब मे भी तुम्हारे जहन में एक कीड़ा खुराफात आ रही होगी कि भाई अगर मेरे पास लेट से एक वेव ऐसे हो, एक वेव ऐसे हो, सही है, और मे बी दूसरी वेव ऐसे हो, सही। अब क्या करेंगे भाई, अब बता दो क्या करेंगे। तो भाई करना सेम ही है, काम सेम ही करना है, सही है। कि भाई किसी भी एक पॉइंट ले लो, सही। अब ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो तुम, सही है। ये चलो इससे कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट तुम ले लो। अब इस पॉइंट पहले जो तुम, चलो स्टार्टिंग से लेते हैं, ये वाला पॉइंट तुमने लिया, स्टार्टिंग पे 0 0 डिस्प्लेसमेंट है, तुमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर तुम आगे गए, ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पे सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो तुमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये वाला पॉइंट गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये लगा दिया। फिर जैसे ही तुम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इसकी भी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट है, तो वो यूं बन जाएगी वेव, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पे गए हो, तो इसकी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, उसकी भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो वो यूं हो जाएगी, सही है। तो इस सूरत के अंदर अगर तुम वेव बनाओगे, तो वो वेव यूं जाके जो है ना इस तरह से कुछ बन रही होगी, राइट। दिस इज ऑल्सो अ सुपरपोजिशन, बट ये टाइप, इस टाइप की सुपरपोजिशन या इसकी ड्राइंग है, इन सब की चीजें, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। बट दिस इज ऑल्सो अ सुपरपोजिशन। ओके, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाना था तो मैंने बता दिया, खैर। अच्छा जनाब, अब जरा आ जाओ, मैंने ये तो बता दिया कि भाई सुपरपोजिशन के अंदर नया एम्पलीट्यूड किस तरह से बन रहा है, राइट। अब अगर कोई बंदा वेव बना दे, एक और वेव अगर कोई बंदा बना दे, लेट से, सही है, वो बना दे यहाँ से वेव बना दे इधर से, सही है। तो ये 4 के एम्पलीट्यूड को तुमने पकड़ा, और तुमने जो है ना वो एक वेव बना दी, अरे भाई, सही है, ये आ गया, और सही है, और जो है, ओके, और आपके पास जो है शिट्स, ये आपके पास आ गया इस तरह से, तो सब बाहर चला गया, बट ये यहाँ तक होना चाहिए, सही। सो अब जो है, अब जैसे तुमने ये वेव बनाई, सही है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक ब्लू वाली वेव है, अगर तुम इस ब्लू वाली वेव को पर्पल या ग्रीन के साथ सॉल्व करोगे, तो तुम कैसे करोगे। अब जाहिर बात है, हर हर पॉइंट का हर दो पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी, बट अगेन हमारे पास जो जब इस तरह का सवाल आएंगे तो बिल्कुल सिंपल से आएंगे, इस तरह के कंफ्यूजिंग से सवाल नहीं आएंगे, यानी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी ना, वो तुम्हारे पास इस तरह की आया करेगी, बिल्कुल सिंपल सी। सही, ये तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी, बिल्कुल सिंपल सी, सही। सही। अब यार अगर तुम जरा प्लीज गौर करना, सही है। अगर तुम जो है ब्लू वाली वेव को लो और पर्पल वाली वेव को लो,
तो ब्लू वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो -4 का है, ओके। ब्लू वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो -4 का है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज होगा। और पर्पल वाली वेव है उसका +4 है, राइट। सो ब्लू और पर्पल का अगर तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा, यहाँ पे वेव ऐसे बन जाएगी, यूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही होगी हॉरिजॉन्टल, राइट। पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम ब्लू और ग्रीन को सॉल्व करोगे तो ब्लू का -4 है, ग्रीन का 6 है, राइट। तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा और फिर नीचे भी 2 बचेगा, राइट। सो अगर तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो आ रहा होगा वो यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा, इस तरह से आ रहा होगा, ये बन रहा हो, सॉरी। सर रिजल्टेंट वेव में सिर्फ एम्पलीट्यूड को देखेंगे, बाकी पॉइंट्स को नहीं? वो बाकी पॉइंट खुद ही ब खुद कवर हो जाते हैं, अगर आप एम्पलीट्यूड को देख रहे हो ना तो बाकी खुद ही ब खुद कवर हो जाते हैं, समझ रहे हो ना भाई। सही। लेकिन अगर हम, जाहिर ही बात है, हम देखना तो लॉजिकली तो हमें सबको देखना है, लेकिन मसला ये होता है कि अगर हम सबको देखेंगे तो उसमें मसला ये होगा कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। तो ये सीआईज वालों ने हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जिसके अंदर हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड को देख के हमें ओवरऑल सारी चीज़ें बनानी होती है, सही हो गया। तो ये हमारे पास न्यू एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर बताया था वो यहाँ पे आ गया, सही है। कि जो जो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि इंटरफेरेंस, जब दो वेव कंबाइन होती है तो उसकी वजह से नया एम्पलीट्यूड बनता है, तो वो नया एम्पलीट्यूड इस तरह से बनता है। कभी तो वो नया एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों इंडिविजुअल वेव से बड़ा होता है, जैसे कि ब्लू और पर्पल और ग्रीन से एम्पलीट्यूड बड़ा है, और कभी जो है वो उन दोनों से छोटा होगा या उन दोनों में से किसी एक से छोटा होगा, समझ रहे हो आप। ये तो तुम्हारे पास हो गया इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर न्यू एम्पलीट्यूड आ रहा है, राइट। अब इंटरफेरेंसेस के जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद डिपेंड करते हैं कुछ और कंडीशंस पे, और उसके अंदर एक एक चीज है फेज डिफरेंस और दूसरी चीज है पार्ट डिफरेंस, सही है। आज जरा जल्दी जल्दी उसको देखते हैं। ये फेज आपकी जो डिफरेंस, इंटरप्रेट ये डिस्ट्रक्टिव थी। क्या चीज, ब्लू आपको वाला जो जो है, ब्लू वाली वेव है, अगर आप उसको, उसकी उसके साथ जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, सही है। और जो पर्पल वाली और ग्रीन वाली ये कंस्ट्रक्टिव है, राइट। मतलब ये वाली जो चीज़ है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है, और जो ये वाला रेड वाला है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है, और जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है, ओके। क्लियर हो गया। सही है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है इसलिए वो कंस्ट्रक्ट। सही सही हम्म, समझ। सही हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे चलते हैं। अब तुम्हारे जो है तुम्हारे पास जो है वो यहाँ से इन्होंने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है, सही। फेज डिफरेंस का किसी को कोई आइडिया है, एनीबॉडी नोज द फेज डिफरेंस। सर दो एंगल्स को माइनस करते हैं मतलब। फेज डिफरेंस, अच्छा ऐसा पता है। सर एक इक्विवेलेंट में मेजर होता है और आई थिंक एक क्या एक डी चीज, का डिग्री। टोटल 180 डिग्री होता है, इस तरह से कुछ अच्छा, ओके। साइकिल से होता है ना सर, एक साइकिल। देखो, फेज जो होता है वो हम एंगल को कहते हैं, पहली बात, सही हो गया। फेज यहाँ पे भी आ रहा होगा, वो एंगल को रेफर करेगा, पहली बात। अच्छा जी, अब जो है अगर डिफरेंस है तो जाहिर बात है दो एंगल का डिफरेंस तो मिल रहा है, दो एंगल है उनको माइनस करना होगा। तो मेरे पास फेज हो गया एंगल, और डिफरेंस का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू एंगल्स, राइट। अच्छा जनाब, अच्छा फेज डिफरेंस की ऑल कोई डेफिनेशन नहीं है, बट अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन तुम लिखना चाहो, इट इज द मेजर ऑफ लीड और लैग बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ वेव a wave or two waves, ये दो चीजें हो गई, सही हो गया। अब हमने यहाँ पे दो बातें की है, सही है। क्या दो बातें की है, पहली बात हमने की कि भाई हमारे पास लीड और लैग होगा, सही। और लीड और लैग, मेजर ऑफ लीड और लैग, सही है, कितना लीड हो रहा है कितना लैग हो रहा है, सही है, बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, एक कॉन्सेप्ट, सही। यानी वेव एक ही होगी और उसके आपने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये फिर दो डिफरेंट वेव आपके पास होंगी, ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास है, सही। सो टू पॉइंट्स ऑन अ वेव और टू डिफरेंट वेव, ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास है, सही है। अब सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, सही है, उसको लेके बात करते हैं, सही है।
वेव मेरे पास बनी हुई है, मैं उठा लेता हूँ, सही है। और उसको लेके जो है वो हम आपको समझा देते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। अम, यार शिट। कॉपी एंड पेस्ट। पिछले साल वालों के लेक्चर में से ये उठा लिया हमने, ये आ गया, सही है। अब लेट्स से सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे पास मैंने आपको दिया हुआ है कि भाई मैंने एक वेव बनाई है, और उस वेव को जो है ना मैंने आप कह लो कि इस वेव को ना मैंने एंगल नीचे मार्क किए हैं, 180, 360, 540, 720, राइट। ये मेरे पास एंगल है, नॉर्मल एंगल है, सही है। तो ये एंगल मैंने मार्क किए हुए हैं। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे दो वेव का डिफरेंस मांगू या दो पॉइंट का डिफरेंस मांगू, और मैं क्या पूछूंगा, मैं बेसिकली ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि भाई मुझे बता दो कि तुम्हारे पास, लेट्स से तुम्हारे पास ओ से लेकर, ओ जो पॉइंट ओ है, इससे लेकर ए तक का क्या डिफरेंस है। ए तक का फेज डिफरेंस बता दो, सही, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए, अगर मैं तुमसे पूछूं फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए, क्या बोलोगे। 90। 90 डिग्री, परफेक्ट हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई फेज डिफरेंस बता दो तुम ए एंड बी का, तो क्या बोलोगे। 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। 180। ए एंड 90 बी। हो, ए एंड बी, ये सही सही 90। सही है, 90 हो गया। सही है। अगर तुमसे मैं पूछूं भाई फेज डिफरेंस बता दो, फेज डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस मत समझना मैं इसको, फेज डिफरेंस अगर मैं तुमसे पूछूं बता दो सी और डी का, तो तुम क्या बोलोगे। 90 डिग्री। 180। सी और डी का बे। सी और डी, हाँ 180, 90 90। 90, सही हो गया। तो ये तुम्हें दिख रहा है, सही है। इस तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम बता दो ई और एफ का बता दो, फेज डिफरेंस बिटवीन ई और एफ, इन सबको तुमने बताया 90 डिग्रीज, राइट। एक कॉन्सेप्ट, यानी अगर क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे है, ये दो पॉइंट क्वार्टर ऑफ द वेव, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्वार्टर ऑफ द वेव है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। अंडरस्टूड सी बात हो गई, क्लियर हो गया। दो पॉइंट इधर इधर है, क्वार्टर ऑफ द वेव का डिफरेंस है, 180 और 90 का फेज डिफरेंस आएगा, सही है, क्योंकि एक वेव के अंदर चार क्वार्टर होते हैं, सही, क्योंकि तुम्हें पता है एक साइकिल 360 का होता है, सही। तो अगर ये एक क्वार्टर हो गया 90 डिग्री का, ये दूसरा क्वार्टर हो गया 180 का, ये तीसरा क्वार्टर हो गया 270 का, ये चौथा क्वार्टर हो गया 360 का, ओके। सो हर एक क्वार्टर जो है वो 90 डिग्री का है। अच्छा जी, और अगर मैं दूसरे दो पॉइंट लूँ, लेट्स से मैं अगर तुमसे ले लूँ कि भाई तुम बता दो मुझे फेज डिफरेंस बता दो बिटवीन ओ एंड ए, ओ एंड बी, बल्कि सही है, क्या बताओगे। 180। 180 बता रहे 180। हो, ओके। बी और डी का अगर मैं तुमसे पूछ लूँ। 180। सी ओके, और सही है। डी। डी एफ का तुमसे पूछ लूँ। 180 सर। 180, फाइन। तो तुमने कहा कि अगर कोई दो पॉइंट ऑन द वेव, अबे यार, कोई दो पॉइंट ऑन द वेव अगर तुम्हारे पास जो है 180 डिग्री अपार्ट है, सही है, 180 डिग्री अपार्ट है, सही है। तो वो तब पॉसिबल होगा जब एग्जैक्टली हाफ वेव आगे पीछे होंगे, सही है। एग्जैक्टली हाफ। देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसी को यूज करके हमने आगे आगे लेके आगे यूज करना है, सही है। तो बस ये वजह है, सही है। तो ये 180 डिग्री जो है ये तुम्हारे पास हाफ वेव आगे पीछे, सही है, हाफ वेव का डिफरेंस है। और इसको जो है ना हम एक खास टर्म कहते हैं, इसके लिए हम एक खास टर्म यूज करते हैं, आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज, सही है। जब दो पॉइंट एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज होंगे, तो उनके बीच में जो है ना 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, या फिर इसी के ऑड मल्टीपल का, सही है। यानी अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक पॉइंट है ए पकड़ लो, और एक पॉइंट तुम पकड़ लो, जी पकड़ लो, जी, ए और जी, ए और जी, कितना फेज डिफरेंस आएगा। 540। 540 आ रहा है, ओके, सही है। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम ओ पकड़ लो और ई पकड़ लो, 450। 450।
450 आ रहा है, सही है। लेकिन ये 450 में नहीं चाहिए। सही है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम ओ पकड़ लो और एफ पकड़ लो तो कितना बनेगा? 540। 540 बन जाएगा, सही है। सो अब ये भी पॉइंट एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज है, राइट? कोई भी ऐसा पॉइंट आउट ऑफ द फेज का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी दो पॉइंट जो कि एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हो, सही है। अब तुम देखो, ये जो पॉइंट ओ है और ये जो पॉइंट एफ है, सही है। पॉइंट एफ ने नेक्स्ट मोमेंट ऊपर जाना है और पॉइंट ओ ने नेक्स्ट मोमेंट नीचे जाना है, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि वेव का जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे हम देखते हैं, वेव का जो पीछे वाला पार्ट आ रहा है उससे हम देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, राइट? तो एफ ने एग्जैक्टली ऊपर जाना है और ओ ने एग्जैक्टली नीचे जाना है, राइट? अगर हमने ए और जी का पॉइंट देखा था तो ए एग्जैक्टली पॉजिटिव मैक्सिमम पे और जी एग्जैक्टली नेगेटिव मैक्सिमम पे, ओके? तो दोनों पॉइंट एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? ये तुम्हारे पास होता है आउट ऑफ द फेज का कॉन्सेप्ट, ओके? और सर ये ओ और सर एफ ऑपोजिट का बताएं। डायरेक्शन। क्या क्या दोबारा पूछो। ओ और ए का क्या बताऊं? ओ और एफ का बोल रहा था, ये एफ वाला नीचे नहीं जा रहा। ब्रो वेव पीछे से आती है ना, पार्टिकल तो अपनी जगह रहता है, पार्टिकल तो आगे पीछे नहीं जाता, एनर्जी पीछे से आ रही है। तो पार्टिकल ऊपर चले जाएगा जहां पे एनर्जी आ रही है, राइट? ठीक है। सर अपोजिट डायरेक्शन से क्या मुराद है, मतलब जैसे आपने बताया ए और जी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ए ऊपर है, ए पॉजिटिव है, ए का एम्पलीट्यूड जो है, ए की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, राइट? और जी की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये मकसद है। सही हो गया? अच्छा। ये ये कॉन्सेप्ट है। आउट ऑफ द फेज हो गए। ये आउट ऑफ द फेज होंगे, ओ एग्जैक्टली आउट और ऑफ द एफ, फेज। ओ और एफ आउट ऑफ द फेज होंगे सर, हाँ ओ जी। और एफ। हाँ जी। ओ और एफ, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पे ऑल दोनों की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट? लेकिन दोनों हम्म। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? समझ रहे हो? सही है। ये ठीक है। कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा आउट ऑफ द फेज के अंदर व्हेन व्हेन टू पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है। तो ये तुम्हारे पास होगा और उनका फेज डिफरेंस कितना होगा? उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा, आउट ऑफ द फेज के अंदर तुम्हारे पास जो फेज डिफरेंस होगा 2n-1 टाइम्स 180, ओके? सही हो गया। यानी पहला अगर होगा n की अगर वैल्यू 1 रखो, सही है, तो तुम्हारे पास 180 आ जाएगा। n की अगर वैल्यू तुम 2 रखो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 540, सही है। n की वैल्यू अगर तुम 3 रखो तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? 540, 900 आ जाएगा। फिर एन की वैल्यू तुम 4 रखो तो सो ऑन चलता जाएगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, यानी अगर 180 का फेज डिफरेंस हो, 540 का फेज डिफरेंस हो, 900 का फेज डिफरेंस हो, या इसी तरह से ऑनवर्ड फेज डिफरेंसेस होंगे तो वो सारे आउट ऑफ द फेज, वो दो पार्टिकल या वो दो वेव आउट ऑफ द फेज कहलाएंगे, ओके? क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। परफेक्ट। अच्छा जी, अब दूसरी चीज मेरे पास है कि जब मेरे पास दो पॉइंट 360 डिग्री अपार्ट हो, ए और ई, सी और जी, सही है, और डी और एच, ये सारे जो है ना मेरे पास एग्जैक्टली वन वेव अपार्ट है, ये एग्जैक्टली 360 डिग्री अपार्ट है। तो जो 360 अपार्ट होंगे वो तुम्हारे पास होंगे इन फेज पार्टिकल, सही है। सो जैसे मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास आ रहे फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ई, आई थिंक, या ओ एंड डी, सही है। फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, सही है। तो ये सारे एग्जैक्टली जो है ना इनके अंदर जो फेज डिफरेंस आ रहे हैं वो आ रहा है 360 डिग्रीज का, सही है। और ये बेसिकली बिल्कुल इन फेज होंगे, सही है, इन फेज, सही है। अच्छा एन यहाँ पे जो है ना ये नंबर ऑफ यानी आउट ऑफ द फेज बता रहा है आपको कि कौन कितने कितनी दफा आउट ऑफ द फेज हो सकते हैं, यानी पहला आउट ऑफ द फेज कहाँ पे आएगा, कितने किस एंगल पे आएगा, दूसरा आउट ऑफ द फेज किस एंगल पे आएगा, तीसरा आउट ऑफ द फेज किस एंगल पे आएगा, ये बता रहा है, सही है। और इसी तरह से जो है ना जब इन फेज अगर आप बोलो तो इन फेज आपके पास है व्हेन टू पार्टिकल या फिर पार्टिकल्स
सही है, या फिर वेव मूविंग, या वेव्स और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सही है, तो ये आपके पास होगा। और इसमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो फेज डिफरेंस तुम्हारे पास आ जाएगा एन टाइम्स 360 डिग्रीज। सही है। एन की जो वैल्यूज होगी ना दोनों केसेस के अंदर, वो 1 2 3 4 चेंज होगी। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सही है। और ये तुम्हें बता देगा कि कब कब जो है वो स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही है। सही है। पहली स्टेशन, सॉरी, कब कब जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फेज या आउट ऑफ द फेज आ रहा है, बस ये तुम्हें बताएगा। सही है। तो ये तुम्हारे पास हो गई जब दो वेव इन फेज हो। सही है। अच्छा, और दो वेव आउट ऑफ द फेज हो। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं होता। तुम्हें एंगल के अंदर कहानी नहीं दी हुई होती, बल्कि तुम्हें जो है ना वेवलेंथ के अंदर कहानी दी हुई होती है, और तुमने वहां से फिगर आउट करना होता है। सही है। थोड़ा सी कहानी को डिफिकल्ट करते हैं। अच्छा जनाब, अब लेट से ये मेरे पास आ गया। सही है, ये ले लो। ओके। सो मेरे पास जो है, अब ये वेव मैंने आपको ड्रॉ करके दी हुई है। सही है। और मैंने जो है ना इसकी वेव, मैंने इसके नंबर, डिस्प्लेसमेंट वगैरह लिखी हुई है, सब चीजें लिखी हुई है। सही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई लेट से इसका जो आपने मुझे फेज डिफरेंस बताना है ना, फेज डिफरेंस, वो आपने मुझे बताना है कि भाई फेज डिफरेंस ऑफ लेट से पॉइंट एक्स, एंड पॉइंट एक्स इज लाइक द मिडवे ऑफ दिस। सही है। अब आपने ये करना है, दिस इज पॉइंट एक्स एंड इट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 2 and 3, राइट। अच्छा, जब भी फेज डिफरेंस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, कोई भी एक पोजीशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि दूसरी वाली पोजीशन आप ओरिजिन मान रहे हो। ओके, सही हो गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, क्या करोगे भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुमने लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई होशियारी नहीं है, कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो, तुम्हें पता है कि वन वेव जो होगी उसको हमेशा 360 डिग्री चाहिए होगा। वन वेव को हमेशा कितना चाहिए होगा? 360 डिग्री चाहिए होगा, राइट। और वन वेव, या तो दो 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 तरीके से तुम एक वेव को रेफर कर सकते हो। या तो वन वेव जो होगी वेवलेंथ की टर्म में तुम उसको रेफर कर सकते हो, या वन वेव जो होगी तुम उसको डिस्प्ले टाइम पीरियड की टर्म में रेफर कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जो वन वेव है उसको मैंने वेवलेंथ की टर्म में डिस्प्ले किया हुआ है। तो एक वेव का मतलब है 8 सेंटीमीटर, राइट। यानी ये जो 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर लगा लो, ये जो 8 सेंटीमीटर है, सही है, 8 सेंटीमीटर की जो एक वेव है, ये बेसिकली इसको कितना चाहिए? 360 डिग्री चाहिए इसको, राइट, कवर अप होने के लिए, राइट। एंड वी आर एंड वी आर वर्किंग एंड वी आर वर्किंग एट 2.5, राइट। सो 2.5 सेंटीमीटर पे क्या फेज डिफरेंस होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल मैथ्स है, कोई होशियारी नहीं करना। सही है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू 360, राइट, डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। सही है, ये 8 सेंटीमीटर मीटर की कन्वर्जन जरूरत नहीं है। सही है। तो तुम देख लो कितना तुम्हारे पास आ रहा है, बता दो जरा। यस, एनीबॉडी? 112.5। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया डिग्री। सही हो सिर्फ गया। 5 है सर। वन सिर्फ वन 5। टू पॉइंट फाइव ओके, सही है, ये तुम्हारे पास आ गया। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया फेज फेज डिफरेंस। सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं तुमसे एक और चीज पूछ लूं, लेट से मैं एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ इधर, ये पॉइंट मैंने लगा दिया। सही है। मिडवे 8 और 9 के बीच में मिडवे लगा दिया। सही है। क्या करोगे? अब जरा मुझे इसका फेज डिफरेंस निकाल दो। हाँ जी,
ये लेट्स से तुम इस पॉइंट को ले लो, पॉइंट वाई, पॉइंट वाई, ओके। तो फेज डिफरेंस ऑफ पॉइंट वाई के लिए तुम क्या करोगे? वन वेव 360, हाँ जी, 8.5 इंडेक्स। सही हो गया। तो आपने कहा कि भाई एक वेव जो है वो 360 डिग्रीज की है। सही है। एंड इसका मतलब है कि यानी 8 सेंटीमीटर इस केस के अंदर वो आपको रेफर कर रहा है 360 डिग्रीज। सही है, तो आपको 8.5 पे काम करना है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? सही है, निकाल दो भाई, कितना आता है? हाँ जी। 382.5। ओके। 360, हाँ सही। तो आपने कहा कि भाई 382.5, राइट। तो आप ये देख सकते हो भाई 100 से बड़ा हो सकता है, ओके, 100 से छोटा नहीं होगा, फेज डिफरेंस कितना भी बड़ा हो सकता है। सही। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई फेज डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई निकाल दो, आप क्या करोगे? फेज डिफरेंस ऑफ एक्स और वाई निकाल दो, क्या करोगे? यस। जस्ट दोनों को उठा के माइनस कर दो, आ जाएगा फेज डिफरेंस। सही है। 112.5 माइनस 382.5, राइट, दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। सही है। अगर दोनों नहीं दिए हुए तो देन यू हैव टू फिगर आउट पहले एक्स का फिर वाई का, फिर अलग अलग उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। 82.5, 382.5 माइनस 112.5, राइट। तो 382, 380, 370 और 270, ऐसे ही आ रहा है। 270 का फेज डिफरेंस आ गया, सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो होगा फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लो। अब ये फेज डिफरेंस की जो है ना, हमने एक एक टाइप देख ली है। उसी की जो है ना थोड़ी बहुत मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जरा देखते जाओ प्लीज। अच्छा, लेट्स से कि अब मेरे पास जो है ना, देखो इसका ना एक फॉर्मूला भी कुछ लोग बना लेते हैं, सही है। वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसी इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो फॉर्मूला भी बन के आ जाता है, सही है। फॉर्मूला ये होता है कि तुम कह दो कि भाई फेज डिफरेंस इज बेसिकली इक्वल इन टू लेमडा डैश डिवाइडेड बाय लेमडा, सही, इंटू 360 डिग्रीज। सही है। लैम्डा जो है वो पूरी वेवलेंथ को रेफर कर रहा है, लैम्डा डैश जो है वो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ द वेव को या पोर्शन ऑफ द वेव को बता रहा है, सही है, स्टार्टिंग से लेकर। आपके पास है पोर्शन ऑफ द वेव, राइट। जैसे कि यहाँ वाले केस के अंदर जो है ना 2.5 का पोर्शन आप ले रहे हो, राइट। यहाँ वाले केस के अंदर 8.5 का पोर्शन आप ले रहे हो, राइट। सो वो पोर्शन ऑफ द वेव लेमडा डैश के अंदर आ जाएगा। नीचे ये रखो कि मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे, तुम्हारे पास ये चीज बन जाएगी। बट ये अगर तो तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तुम ये वाली चीज लगा लो, या तुम्हें दोनों से करना है दोनों से कर लो, वट एवर। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया, सही है। अच्छा जी, लेट्स से अब मेरे पास मान लो कि भाई मेरे पास एक वेव है, सही है। और उस वेव की मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, हम्म, यार एक क्वेश्चन था अच्छा सा। हाँ, एक वेव है मेरे पास, उस वेव की मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, ओके। फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 500 हर्ट्ज, ओके। एंड जो स्पीड है वो मेरे पास है 340, राइट। सीम्स लाइक अ साउंड वेव, राइट। 340 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अच्छा जी, मेरे पास दो पॉइंट है उस वेव पे, राइट। दो पॉइंट्स है उन वेव पे, एंड दे आर 0.17 मीटर अपार्ट, ओके। 2 points are 0.17 मीटर अपार्ट, सही है। आपने क्या करना है, फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जनाब क्या करोगे भाई? हाँ जी, एनीबॉडी?
यस। किसी के ध्यान में कोई आइडिया आ रहा है? सही है, कर लो, सॉल्व कर लो। और किसी के ध्यान में कोई आइडिया? यस, कोई बताना चाहे तो सर बता दे प्लीज। वो श्योर लैम्डा पहले लगी थी, सही है। पहले वो निकाल लो। उससे लैम्डा आ जाएगा। वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा आपने लगाया, आपके पास से आ जाएगी वेवलेंथ 340 डिवाइडेड बाय 500। कितनी वेवलेंथ आ रही है भाई? हाँ जी। 0.68। 0.68। सही है, ये वेवलेंथ आ गई। अब फॉर्मूला लगा लो। ये तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। एक वेव जो कि 0.68 की है, उसको चाहिए होगी 360 डिग्रीज, राइट? 360 डिग्रीज। तो अगर हमारे पास 0.17 मीटर अगर अपार्ट है दो पार्टिकल, तो उनको कितना चाहिए होगा वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनता है? हम्म, एनीबडी? 90। 90 डिग्री, फाइन। सही हो गया। तो ये हमारे पास आ गया फेज डिफरेंस। सही हो गया, क्लियर हो गया। अब ये बेसिकली मैंने काम किया एक वेव के साथ, सही है। अब मेरे ख्याल से क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, सही है। और नेक्स्ट क्लास में कल सर हमने दो फॉर्मूला दिखा देगा। फॉर्मूला देख लें भाई। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हमने फेज डिफरेंस की जो दूसरी वाली टाइप है उसको देखना है जल्दी से। और फिर पार्ट डिफरेंस देखेंगे, ये दो काम हमने कल करना है। फिर उसके बाद एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा। एंड फिर उसके बाद जो है सुपरपोजिशन और यंग्स डबल स्लिट, ये दो चीज़ें अब रिमेनिंग होंगी वो हम करेंगे। सही, कोशिश करना है मैंने इसी हफ्ते में कंप्लीट करना है। प्रॉब्ली मंडे की क्लास मुझे एक्स्ट्रा लगानी पड़े तो वे जाके उसमें फिर कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया। तो ये हिसाब किताब है। कल की क्लास बाय द वे सेम टाइम पे होने वाली है, 4:30 तक। सही है, 4 साढ़े 4 तक ही होगी। सही, तो बस ये याद रखना, 4:30 या 4:45 इसके बीच में हो रही होगी। सही है। तो चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो आपसे कल की क्लास में मुलाकात होगी। सही हो गया। चलिए जी। अल्लाह हाफिज। चलिए, ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपने हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।